आइए विद्यार्थियों, कल हमने चर्चा की थी धातुओं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, धातुओं के गुणधर्म के बारे में, और यहाँ तक बता दिया था कि जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु और जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस तरीके का धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। अगर धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो विद्यार्थियों, हम इससे आगे चर्चा करेंगे आज कि धातु किस किस के साथ क्रिया करके क्या क्या मतलब कौन सा उत्पाद बनाते हैं, धातु किसके साथ क्या क्रिया करते हैं, किसके साथ कैसी क्रिया करते हैं, ये सारी चर्चा करेंगे। जैसे अगर कोई धातु से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक, अगर ये ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील करता है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक, ऐसे एल्युमिनियम, आर्गन, जिंक, ये केवल भाप के साथ क्रियाशील है। जैसे जल के तौर पे करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया धातु के साथ जल की अभिक्रिया क्या है, तो उस तरीके पे करें तो जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब क्या है, केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक। और जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक। मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो गर्म जल के साथ क्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। जैसे पैलेडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर कह रहा हूँ, पैलेडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जो भी है, इस तरीके के जो है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो है जल के साथ अभिक्रिया करने पर, ये जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो तैरने लगते हैं, जल पे क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं, जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं धातु के साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। फिर कह रहा हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और तो अभिक्रिया करते हैं वो तैरने लगते हैं। अभिक्रिया करके क्या करते हैं, वो तैरने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं धातु के साथ चिपक जाते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहूँ तो इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे सोडियम H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2A NaOH बनाता है, प्लस हाइड्रोजन बनाता है, और यहाँ कुछ ऊष्मा बनाएगा, ठीक है। उसी तरह के कैल्शियम जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह एल्युमिनियम 2Al प्लस 3H2 के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी तरीके से आयरन है, आयरन हाइड्रोजन के मतलब ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करके FeO4 प्लस H2 और ये 4, क्योंकि संतुलित करने पर 4 है, ये अभिक्रिया करते हैं। ये इसके क्या हैं, उदाहरण से। मैं
मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अभी सारी बात थ्योरली बताई वो सब कुछ बातें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी इन उदाहरणों से। ठीक है, आगे इसका पॉइंट लेके चलते हैं कि धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं या नहीं। अभी हमने पढ़ा धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और किस किस तरीके से करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया किस तरीके से करते हैं। आइए, यह धातु अभिक्रिया करेगा तनु अम्ल से और ये बनाएगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, किस तरीके से बनाएगा उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा। जैसे Fe आयरन, ये कोई धातु है, ये और 2HCl ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो FeCl2 प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ये लवण। ठीक, उसी तरीके से मैग्नीशियम धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं Cl2Mg प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, कहते हैं ना हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। वैसे ही अगर जिंक 2HCl के साथ क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन बनेगा। उसी प्रकार अगर एल्युमिनियम HCl के साथ क्रिया करेगा, HCl के साथ क्रिया करेगा तो 2Al2 नहीं 2 4 नहीं AlC3 प्लस 3H2 ऐसा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये अभिक्रिया में मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर धातु किसी भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ धातु ऐसे हैं जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है। ये जो है तनु, ऐसे लिख भी देता हूँ, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट के तौर पे हम जानना चाहें कि धातुओं की अन्य किसी लवण के साथ अभिक्रिया होती है या नहीं। अभी बताया अगर धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि धातु अगर किसी अन्य धातु स्वयं किसी अन्य धातु लवण के साथ, अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या प्राप्त होगा, कैसे कैसे होगा वो, आइए जानते हैं। चलो एक थ्योरी के रूप में लिख भी देता हूँ। क्या धातुओं की अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया कैसे, धातु प्लस लवण जैसे क ख है और ये बनाएगा क्या, लवण विलयन बनाएगा प्लस धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण विलयन प्लस धातु ही बनाएगा। ऐसा कैसे है ये भी जानिएगा। अधिक क्रियाशील, ऐसे लिख देता हूँ, अधिक
क्रियाशील जो धातु होती हैं, अधिक क्रियाशील जो धातु होती है अपने से कम क्रियाशील धातु के साथ, जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन में विस्थापित करती है। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अधिक क्रियाशील या अधिक अविक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन में विस्थापित कर देती हैं, उनके यौगिक के विलयन में विस्थापित करती है। ठीक है, ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है ना, उस पर आधारित होता है। आप कहो कि अधिक क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील धातुओं को उनके योग के रूप में या योग के विलयन में विस्थापित कर देती है। आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि धातुओं की जो सक्रियता होती है उस पर निर्भर करता है कि किस धातु में कितनी सक्रियता है। सक्रियता के ऊपर ये अवक्रिया प्रदर्शित की जाती है। अब या फिर इस तरीके से करें कि धातुओं की सक्रियता, ऐसे कौन कौन से धातु हैं जिनमें सक्रियता ज़्यादा है? वो है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, प्लेडियम है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है और सिल्वर है, गोल्ड, ये है। लेकिन गोल्ड जो होता है सबसे कम अवक्रियाशील है। गोल्ड के साथ जो अवक्रिया होती है वो सबसे कम अवक्रिया होती है। गोल्ड के साथ सबसे कम अवक्रिया होती है। ठीक है, और इसमें है, जैसे बात करें तो सोडियम है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा अवक्रियाशील है। ठीक है, तो अगर और आप इसे नोट्स के तौर पर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, बता देता हूँ। अच्छा, ये लिखना है अभी। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। ऐसा क्यों करती है? यह धातुओं की क्रियाशीलता, या फिर या बोले क्रियाशीलता ना लिखे, यहाँ लिखना है सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। मैंने सक्रिय श्रेणी भी बताई, तो यहाँ लिखेंगे सक्रिय श्रेणी, और सक्रिय श्रेणी को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही, तो अवरोही क्रम के लिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम और जिंक, क्या लग गया, जिंक, आयरन, एक प्लेडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये सारे जो धातु हैं ये कैसे धातु हैं? सक्रिय श्रेणी के, सक्रिय श्रेणी के। और इसके ऊपर बात करें तो धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया क्या होती है, ये भी हम बात चर्चा कर सकते हैं। धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया करें तो किस तरीके की अभिक्रिया होगी, क्या होगी। तो इसमें क्या हो, जब भी धातु जो है अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता, ठीक है, तत्वों की जो अभिक्रियाशीलता संयुक्तता कोष को पूर्ण करती है। पूर्ण करने की प्रकृति के रूप में क्या करती है, जब भी पूर्ण करती है तो पूर्ण करने की जो प्रकृति होती है, जैसे पूर्ण करने की जो प्रकृति है प्रकृति के रूप में समझी जा सकती है, ठीक है। तो उसके तौर पर क्या करें दूसरा और पॉइंट इस पे एक इस तरीके से कह सकते हैं कि धातुओं के परमाणु अपनी संयुक्ता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। जो धातु होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं अपनी संयुक्ता जो कोष होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और धनायन बनाते हैं। धातु जो है धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ, धातु के परमाणु अपने संयुक्ता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देती है। फिर उसके बाद धनायन बनाते हैं त्याग करने के बाद, और फिर ऐसे अधातु जो भी है अधातु परमाणु संयुक्ता के कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो अधातु है परमाणु संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये सारी इसकी हिस्ट्री है। तो इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया होगी? तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करती है या फिर करने की प्रवृत्ति रखती है कि प्रवृत्ति के रूप में ऐसे लिख लेते हैं, समझी जा सकती है। इसमें भी थोड़ा सा अपवाद के तौर पर देखेंगे यहाँ तक। और धातु के परमाणु अपने
संयोजकता, ये अजीब थोड़ा सा नया वर्ड है तुम्हारे लिए, संयोजकता, पढ़ाएंगे इसे भी। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसे ऐसे लिख लेता हूँ, यही बताने की मैं कोशिश कर रहा था। संयुक्ता कोश से और धनायन बनाते हैं। जैसे भी धनायन बनाएगा तो इसमें एक काम होता है कि अधातु जो है, अधातु के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों से कि यहाँ तक तुम्हारी समझ में ये साइंस का चैप्टर आ रहा होगा, और कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हारी भाषा में समझाने की, और फिर भी थोड़ा मान लो समझ में नहीं आता है थोड़ा बहुत, तो इस वीडियो को बार बार देखें, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ठीक है।